हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे या उनको भी इसका फ़ायदा हो तो उनके साथ शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। जैसे कि लास्ट क्लास में हम CPU पढ़ चुके हैं, CPU के पार्ट्स हमने पढ़े थे, मदरबोर्ड और रैम, हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में अच्छे से जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम CPU के फंक्शनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, वो फंक्शन किस तरह से करता है, वर्क किस तरह से करता है। तो पहले तो CPU में 3 चीज़ें हैं, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकेंड है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और लास्ट है हमारा MU यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी होता है मेमोरी। यहाँ पर जो भी ये CU जो है ये आपका एक तरह से मैनेजर ऑफ CPU होता है। किसी भी कंपनी का नॉर्मली अगर हम सोचें कि कंपनी का मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो खुद कुछ नहीं करता है, वो लोगों से काम करवाता है। यानी कि कौन कहाँ अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट कर दो, जो काम अच्छा नहीं कर रहा है उसे डिमोट कर दो, या फिर कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ हटानी चाहिए, ये सारे काम जो है वो एक मैनेजर करता है। उसी तरह से CU भी हमारा काम करता है। तो जो भी डेटा हम लोग देते हैं, अब आपको पता है हम लोग डेटा कहाँ से देते हैं, हम लोग डेटा कीबोर्ड और माउस यानी इनपुट डिवाइसेस से देते हैं। इसके नीचे आप इनपुट डिवाइसेस के नेम भी लिख सकते हैं। तो वो डेटा जाता है CU के पास। CU उस डेटा को देखता है कि इसका क्या करना है। अब मान लीजिए हमने प्लस में कुछ नंबर्स दिए थे, जैसे 10 और 5, और उसके साथ प्लस का ऑपरेटर है, तो प्लस का ऑपरेटर है तो वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, इसलिए ये इसे CU जो है वो इसे ALU के पास सेंड कर देगा। ALU उसे परफॉर्म करेगा यानी उसे कैलकुलेट करेगा और उसके आंसर को फिर से CU के पास भेज देगा। अब अगर आपने आउटपुट मांगा है तो वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा जी, प्रिंटर या फिर मॉनिटर पर आउटपुट आपको मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ लिख लीजिएगा। और अगर आपने आउटपुट नहीं मांगा है तो उसे क्या करेगा, मेमोरी में सेव कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और कभी कभी लॉन्ग में भी ये आता है। तो इसमें जितनी भी फुल फॉर्म्स आती हैं उनको ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा मैंने इसको कंपैरिजन के फॉर्म में दिया है जिससे इसको याद करना या याद रखना आसान रहे। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं 5 जनरेशंस हैं हमारी कंप्यूटर की, और इस टाइम 5th जनरेशन चल रही है। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो ये 1942 से स्टार्ट हुई थी और 1954 तक है। इसका पीरियड आपको कुछ बुक्स में अलग अलग मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन में 1952 से स्टार्ट होकर 1964 तक चली। उसके बाद 1964 से स्टार्ट होकर 1972 तक थर्ड जनरेशन रही, और फोर्थ जनरेशन 1972 से 1990 तक थी, और अब जो चल रही है 5th जनरेशन वो 1990 से अब तक की जनरेशन 5th जनरेशन है। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स यूज होते थे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स जैसे हमारे यहाँ लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब आता था वो येलो वाला, उस तरह के होते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर्स में चेंज हो गए, और उसके बाद थर्ड जनरेशन में इनमें यूज़ हुआ ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट।
उसके बाद फोर्थ जनरेशन में ये सर्किट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ गए, जिससे इसका नाम हो गया VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में ये हो गए हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में था बैच प्रोसेसिंग, जबकि सेकेंड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग था। और थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ साथ रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ, जबकि पाइपलाइन का भी यूज़ किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ। इसके आगे है लैंग्वेजेस। फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड्स यूज़ हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी कोड्स मशीन कोड्स हैं। इनके बारे में मैं लैंग्वेजेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार उससे आता है क्वेश्चन, तो वो आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो मशीन कोड थी। सेकेंड जनरेशन में मशीन एंड असेंबली दोनों थी, जबकि थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। और फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, पर कुछ चेंज हो गई थी। C और C++, DBase ये सारी लैंग्वेजेस आ गई थी। और फिफ्थ जनरेशन में तो आप जानते ही हैं जावा, .NET, पाइथन और उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो थे ENIAC, ADVAC, UNIVAC। और सेकेंड जनरेशन में IBM, UNIVAC। इनकी कुछ सीरीज़ भी थे नंबर्स, जो कुछ फर्स्ट जनरेशन में भी आए थे IBM के। थर्ड जनरेशन है आपका PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, या फिर IBM। फोर्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स, जिसमें CRAY ये इम्पोर्टेंट था। फिफ्थ जनरेशन में तो आपको पता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, ये नोटबुक वगैरह कंप्यूटर्स आए हैं। फीचर्स की बात करें अगर, तो फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स थे वो एक्सपेंसिव थे, यानी कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे साइज़ में, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे। AC की रिक्वायरमेंट होती थी, विदाउट AC नहीं चलते थे। तो किसी सिंपल पर्सन, कोई भी सिंपल पर्सन जो है उसे यूज़ नहीं कर सकता था, बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही उसे यूज़ करती थी। नेक्स्ट जो आए उसमें पहले के कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में जो कंप्यूटर्स थे वो कुछ स्मॉल थे, उनमें जो पावर कंज्यूम करने की कैपेसिटी थी वो कुछ कम थी, और पहले से कुछ ज़्यादा फास्ट थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सेम ऐसे ही थर्ड जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स आए वो कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन थोड़े और स्मॉल हो गए, रिलायबल हो गए, उसमें और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने लगी, और पहले से बेहतर हो गए, फास्ट उनकी स्पीड हो गई। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन में आए कंप्यूटर्स वो हमारे अफोर्डेबल थे, उसमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इंटरनेट भी उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका था। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन की मेन फीचर्स अगर देखें तो मल्टीमीडिया, रोबोटिक, ये सारी और बहुत सारी लैंग्वेजेस न्यू आई। तो इस तरह से हम अगर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो ये याद रखना आसान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।